this is for everyone to see. This has been stage managed, and we are extremely disappointed with this incident. अब सवाल यह है कि यह पैसा आएगा कहां से, कैसे डिवाइड होगा और क्या सच में ये इंडिया के लिए फायदेमंद होगा भी कि नहीं। वेल्दी नेशंस ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया और जो भी क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ने का फाइनेंशियल लोड था वो सीधा ग्लोबल साउथ पर डाल दिया है। 2010 में भी $100 बिलियन का टारगेट सेट किया गया था, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। तो ये $300 बिलियन का प्लेज कितना रियल होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। भाई क्लाइमेट चेंज अब साइंस की बुक का बस एक टॉपिक नहीं है, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया है और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को ये डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। फ्लड्स, हीट वेव्स, राइजिंग सी लेवल्स और समय पे मौसम का चेंज ना होना, ये सब क्लाइमेट चेंज के ही तो इफेक्ट्स हैं। COP29 जो 29th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी, वो 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 के बीच बाकू, अजरबैजान में हुई। इसका फोकस ग्लोबल क्लाइमेट चैलेंजेस को एड्रेस करने पर था, जैसे लॉस और डैमेज फंड का इम्प्लीमेंटेशन, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस का अपडेट और नए क्लाइमेट फाइनेंस गोल्स को एक्सप्लोर करना, जो पहले COP15 में डिसाइड किए गए $100 बिलियन के टारगेट को रिप्लेस कर सके। कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा था ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे मेंटेन करना। इसके साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स, कार्बन मार्केट रेगुलेशंस और मीथेन रिडक्शन स्ट्रैटेजीज पर डिस्कशन करना। इस इवेंट में गवर्नमेंट्स, NGOs और प्राइवेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और पेरिस एग्रीमेंट के अंडर कोलैबोरेशन और इनिशिएटिव्स को शोकेस किया गया। COP29 में दुनिया के लीडर्स ने प्रॉमिस किया है कि वो डेवलपिंग नेशंस को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए करीब $300 बिलियन एनुअली देंगे। अब सवाल यह है कि यह पैसा आएगा कहां से, कैसे डिवाइड होगा और क्या सच में ये इंडिया के लिए फायदेमंद होगा भी कि नहीं। जैसे कि इंडिया के मानसून सीजन की बात करें तो हर साल फ्लड्स और ड्राउट से कितनी ही प्रॉब्लम्स आती है। छत्तीसगढ़, बिहार और असम जैसे स्टेट्स को हर साल बारिश के सीजन में नेचुरल डिजास्टर्स फेस ही करने पड़ते हैं, जो कि खेती बाड़ी को पूरी तरह से बर्बाद ही कर देते हैं। ऐसे में $300 बिलियन का फंड काफ़ी मददगार साबित हो सकता है और जब ये फंड्स मिलेंगी तो कितनी इफेक्टिवली मिलेंगी ये तो समय ही बता पाएगा। आइए अब क्लाइमेट फाइनेंस को समझते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब है कि वो पैसा जो रिच नेशंस डेवलपिंग कंट्रीज को देती हैं ताकि वो अपने क्लाइमेट चैलेंजेस को सॉल्व कर सके। ये पैसा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। लेकिन अब तक डेवलपिंग कंट्रीज को जो क्लाइमेट फाइनेंसेस के प्रॉमिसेस दिए गए हैं वो आज तक कभी पूरे ही नहीं हुए। 2010 में भी $100 बिलियन का टारगेट सेट किया गया था, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। तो ये $300 बिलियन का प्लेज कितना रियल होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। साथ ही क्लाइमेट फाइनेंस की हिस्ट्री को देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज को जो प्रॉमिसेस दिए गए हैं वो कभी भी फुलफिल नहीं हुए। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में भी डेवलप्ड नेशंस ने $100 बिलियन का प्रॉमिस किया था, पर उनका इंप्लीमेंटेशन आज तक कभी नहीं हुआ। इंडिया को हर साल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना पड़ता है जो फ्लड और ड्राउट्स के इम्पैक्ट को फेस करते हैं। अगर $300 बिलियन का प्लेज सच में ग्राउंड लेवल तक पहुंचता है तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन पुराने ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए डाउट तो जरूर होता है। इंडिया ने COP29 में $300 बिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज रिजेक्ट कर दिया है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए दिया जाना था। इंडियन नेगोशिएटर चांदनी राणा ने COP29 कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त बयान दिया। उन्होंने इंडिया की तरफ से बयान देते हुए इस पूरे डील को अनफेयर और स्टेज मैनेज्ड कहा। We had informed the presidency, we had informed the secretariat that we wanted to make a statement prior to any decision on the adoption. However, and this is for everyone to see, this has been stage managed, and we are extremely disappointed with this incident. इस डिसीजन ने बाकी डेवलपिंग कंट्री जैसे नाइजीरिया, मलावी और बोलिविया का सपोर्ट भी गैदर किया है। ये कंट्रीज भी कहती हैं कि ये पैकेजेस उनके चैलेंजेस को एड्रेस ही नहीं करता है। उनके मुताबिक वेल्दी नेशंस ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया और जो भी क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ने का फाइनेंशियल लोड था वो सीधा ग्लोबल साउथ पर डाल दिया है। अब इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी है, जैसे कि 2014 में 2.6 गीगावाट से लेकर के 2024 में 70 गीगावाट तक सोलर एनर्जी कैपेसिटी को हमने इंक्रीज किया है।
लेकिन फ्लड प्रिवेंशन, ड्राउट मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर रेजिलियंस जैसे एरियाज में अब भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को अपने 2030 क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट्स को अचीव करने के लिए $2.5 ट्रिलियन की ज़रूरत है। आगे देखते हैं कि ये रिजेक्शन फ्यूचर क्लाइमेट नेगोशिएशंस को कैसे इम्पैक्ट करेगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इंडिया का ये स्टैंड एक स्ट्रॉन्गर और फेयरर फाइनेंशियल मैकेनिज्म की डिमांड करता है, जो ग्लोबल साउथ की नीड्स को ट्रूली एड्रेस करे और डेवलप कंट्रीज को अकाउंटेबल बनाए। ये फंड डेवलप्ड नेशंस के कॉन्ट्रीब्यूशंस पर डिपेंड करता है, जो कि ज़्यादा इमिशंस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यूएस के पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के चलते उनका कमिटमेंट क्वेश्चनेबल हो सकता है। अगर यूएस दोबारा पेरिस एग्रीमेंट से निकल गया तो चाइना और यूरोपियन यूनियन को लीडरशिप लेनी पड़ेगी। इंडिया के लिए यह सबसे बड़ा सवाल है कि ये फंड्स लोन के रूप में मिलेंगे या फिर ग्रांट्स के रूप में। अगर हम यूएस की बात करें तो उन्होंने ट्रंप के टाइम पे पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉवल ही ले लिया था, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ थी। अगर यूएस फिर से विड्रॉ होता है तो इस फंड का फ्यूचर अनसर्टेन ही हो सकता है। इंडिया को चाहिए कि ये फंडिंग ग्रांट्स के फॉर्म में हो, ताकि उन्हें फ्यूचर में एक्स्ट्रा डेट ना उठाना पड़े। ये क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, वरना फंड्स काफ़ी लिमिटेड इम्पैक्ट डालेंगे। लेकिन क्या COP29 सच में रियल चेंज ला रहा है? अब क्रिटिक्स का ये कहना है कि COP29 में बहुत सारे प्रॉमिसेस किए गए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन का प्लान अभी तक क्लियर ही नहीं है। पापुआ न्यू गिनी जैसे कंट्रीज ने समिट को बॉयकॉट ही कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि यह बस एक हाई लेवल मीटिंग है। और क्यों ना लगे, COP27 के बाद भी डेवलपिंग कंट्रीज को उतनी क्लैरिटी मिल ही नहीं रही है। इंडिया और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज ने बोला था कि जो प्रॉमिसेस दिए जा रहे हैं उनसे ग्राउंड लेवल पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर COP29 का इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल तक इफेक्टिव नहीं होता है तो ये बस एक और पॉलिटिकल गेम बन के रह जाएगा, जो कि पूरी कंट्रीज को हेल्प भी नहीं करेगा। अब इंडिया के लिए क्लाइमेट फाइनेंस एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर ग्लोबल फंड्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो ये इंडिया की एनर्जी लैंडस्केप को काफ़ी चेंज करके रख देंगे। लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो ये COP29 के प्रॉमिसेस भी बस एक झूठे वादे बनकर रह जाएंगे। अब ये समझिए कि COP29 का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था $300 बिलियन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एलोकेट करना, जो कि 2035 तक एनुअली दिया जाएगा। अब भारत जैसे देश के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात है कि कैसे उन्हें यूज किया जाएगा। इंडिया ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी में टॉप परफॉर्मर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का को-फाउंडर होने के बाद हमने सोलर प्रोजेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा स्पीड दी है, और ये COP29 फंड इन्हें ही बूस्ट करेगा, चाहे वो राजस्थान के सोलर फार्म्स हो या ओडिशा का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं भारत के यूथ और भारत के लोगों की, जो कि अपने इनोवेटिव और टेक सेवी दिमाग के साथ क्लाइमेट चेंज की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इस मूवमेंट का हिस्सा हैं। लोग सस्टेनेबल लिविंग के हैक्स और DIY सॉल्यूशंस प्रमोट करते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने काम से इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने में लगे हुए हैं। आइए इंडिया के ही कुछ ऐसे ही इंस्पायरिंग क्लाइमेट इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, जो अपने काम और डेडिकेशन से सबको इंस्पायर कर रहे हैं। तो सबसे पहली है लाइसी प्रिया कंगुजम। एक सिर्फ 12 साल की इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट होने के बावजूद लाइसी प्रिया ने दुनिया भर में अपना नाम बनाया हुआ है। स्पेशल एनवॉय के रूप में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्टे के लिए ये काम करते हुए उन्होंने एनवायरमेंटल इश्यूज पर अवेयरनेस स्प्रेड करने का जिम्मा खुद ही उठा लिया है। उनकी बातें सभी को इंस्पायर करती हैं कि छोटी उम्र में भी बड़े काम किए जा सकते हैं। रिधिमा पांडे, 17 साल की रिधिमा एक पावर हाउस है। टेडेक्स स्पीकर होने के साथ साथ वो 2020 के BBC की 100 मोस्ट एम्पावरिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग वुमेन की लिस्ट में शामिल हुई थी। उन्होंने द लेटर फिल्म में अपना रोल निभाकर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को काफ़ी हाईलाइट किया। अपने एफर्ट्स के जरिए वो आज के यूथ के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। पीपल बाबा यानी कि स्वामी प्रेम परिवर्तन, ये वो नाम है जो कि घर घर ग्रीनरी और क्लीन एनवायरनमेंट का सिंबल बन चुके हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर 18 स्टेट्स के 202 डिस्ट्रिक्ट्स में करीब 20 मिलियन पेड़ लगाए। यही डेडिकेशन उन्हें एक एनवायरमेंटल हीरो बनाता है। वंदना शिवा, एक स्कॉलर और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होने के बाद वंदना शिवा के काम का इम्पैक्ट पूरे दुनिया भर में दिखता है। वो फूड सोवरेनिटी और इको फेमिनिज्म की एडवोकेट हैं और ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स की अगेंस्ट आवाज़ उठाती हैं। अपने बुक्स और एक्टिविज्म के थ्रू उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए एक पावरफुल वॉइस क्रिएट की है। वानी मूर्ति, जिनको सब वर्म रानी के नाम से जानते हैं, अर्बन कंपोस्टिंग और अर्बन फार्मिंग का एक बड़ी एडवोकेट है। एक टेडेक्स स्पीकर होने के साथ वो लोगों को इंस्पायर करती है कि किस तरह अपने किचन वेस्ट को कंपोस्ट बनाना एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। दिया मिर्ज़ा, फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस होने के साथ साथ दिया मिर्ज़ा UNEP की गुडविल एम्बेसडर भी हैं और UN सेक्रेटरी जनरल के SDG गोल्स की एडवोकेट भी हैं। अपने इको इन्वेस्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के जरिए वो एनवायरनमेंट के लिए इम्पैक्टफुल काम करती रहती है।
रवि चेल्लम। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अपना पूरा करियर डेडिकेट करने वाले रवि चेल्लम एक कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं। अभी वो फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सोसाइटी के प्रोग्राम डायरेक्टर और मेटा स्ट्रिंग फाउंडेशन के सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। उनका वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मिशन सबको इंस्पायर करता है। आकाश रानी सोन। आकाश रानी सोन एक ट्रैवलर, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट, ऑथर और फोटोग्राफर है। अपने कंटेंट और पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू वो सस्टेनेबल लिविंग और क्लाइमेट चेंज के अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। उनकी जर्नी उन लोगों के लिए एक लेसन है जो ट्रैवल और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। अब ये और इनके जैसे कई क्लाइमेट वॉरियर्स अपने काम और डेडिकेशन से ना सिर्फ इन्वायरमेंट को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमें भी इंस्पायर करते हैं कि हम भी अपना रोल निभाएं। आज का टाइम सिर्फ नेचर से लेना नहीं बल्कि उसको देने का भी है। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? इन लोगों से इंस्पिरेशन लेकर इन्वायरमेंट के लिए कुछ इम्पैक्टफुल करिए। COP29 सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं था बल्कि एक ग्लोबल कमिटमेंट का रिफ्लेक्शन था। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रासरूट एक्शंस और टेक्नोलॉजी के सहारे एक सॉलिड रोड मैप बना लिया है। और सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। हर एक सिटीजन, चाहे वो अर्बन यूथ हो या एक रूरल फार्मर, इस मूवमेंट का हिस्सा है। इंडिया का क्लाइमेट फ्यूचर ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी और कोऑपरेशन पर डिपेंड करता है। $300 बिलियन का प्लेज एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये कितना इफेक्टिव होगा ये तो समय ही बताएगा। आपका क्या ओपिनियन है? क्या COP29 के प्रोमिसेस इंप्लीमेंट होंगे या फिर सिर्फ एक झूठे वादे बनकर रह जाएंगे? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।